2026 महासंकट या महाअवसर। आइए इसे डिकोड करते हैं। चैप्टर 1 अलार्म। अर्थव्यवस्था के इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें खून से लिखी गई हैं। 1929 की महामंदी, साल 2000 का .com बबल, 2008 का लेहमैन ब्रदर्स संकट, 2019 का रेपो क्राइसिस और अब 2026 में वैश्विक बाजार एक ऐसा संकेत दे रहे हैं जो पिछले 100 सालों में सिर्फ 3 बार दिखा है। सोना, चांदी, तांबा और कच्चा तेल सब एक साथ आसमान छू रहे हैं। क्या यह अर्थव्यवस्था के खत्म होने का रास्ता है या कुछ और? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, पूरे आंकड़ों के साथ, ठोस सबूतों के साथ, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चैप्टर 2 सोने और चांदी का डर। जब व्यवस्था विफल होती है तो लोग सोने की शरण में भागते हैं। 2024 और 25 में सोने ने 2700 से $2800 प्रति औंस के स्तर को पार कर लिया। आंकड़े देखिए, जब सोने और चांदी ने एक साथ 20% से ज्यादा की छलांग लगाई है, तब शेयर बाजार में 30% तक की गिरावट देखी गई है। यह निवेशकों के डर का सबसे बड़ा पैमाना है। लेकिन क्या यह वाकई डर है? आंकड़ों का दूसरा पहलू देखिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि यह आम निवेशक नहीं, बल्कि चीन, तुर्की और भारत के केंद्रीय बैंक हैं जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। इसे डॉलर के वर्चस्व को कम करने की रणनीति कहते हैं, न कि आर्थिक मंदी। सोना इसलिए नहीं बढ़ रहा कि दुनिया खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया की शक्ति का केंद्र बदल रहा है। चैप्टर 3 डॉक्टर कॉपर की अजीब बीमारी। अर्थशास्त्र में कॉपर को डॉक्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि यह इकोनॉमी की सेहत बताता है। तांबा बढ़ रहा है, लेकिन साथ में सोना भी। इतिहास कहता है कि जब तांबा यानी ग्रोथ और सोना यानी डर साथ बढ़ते हैं तो मार्केट डिमांड को गलत तरीके से आंक रहा होता है। 2007 में भी यही हुआ था। मंदी आने से ठीक पहले कॉपर ने पीक छुआ और फिर धड़ाम से गिर गया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इस बार कॉपर की तेजी का कारण मंदी नहीं, बल्कि एनर्जी ट्रांजिशन है। एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल कार से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। एआई डेटा सेंटर्स को अरबों डॉलर का कॉपर चाहिए होता है। क्या आपको सबूत चाहिए? इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के अनुसार 2030 तक कॉपर की डिमांड सप्लाई से 1 करोड़ टन ज्यादा होगी। यह मंदी का संकेत नहीं, बल्कि एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति का सबूत है। चैप्टर 4 कच्चे तेल का खौफनाक खेल। अब बात करते हैं उस चीज की जो दुनिया को चलाती है, कच्चा तेल। अर्थशास्त्र का पुराना नियम कहता है कि मंदी की आहट सुनते ही तेल की कीमतें गिरनी चाहिए, क्योंकि लोग गाड़ियां कम चलाएंगे और फैक्ट्रियां बंद होंगी। लेकिन यहाँ खेल उल्टा है। तेल 80 से $90 के ऊपर बैठा हुआ है। जब तेल महंगा होता है तो आपके घर आने वाली हर चीज महंगी होती है। इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जहां महंगाई भी चरम पर हो और मंदी भी दस्तक दे रही हो। याद कीजिए 1970 का दशक, जब इसी तेल के खेल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। क्या हम फिर से उसी अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन रुकिए, क्या यह वाकई मंदी है या फिर सिर्फ एक सोची समझी राजनीति? आंकड़े गवाह हैं कि ओपेक देशों ने जानबूझकर तेल की सप्लाई में कटौती की है ताकि कीमतें ऊपर रहें। यानी यह मांग की कमी नहीं, बल्कि सप्लाई का एक कृत्रिम दबाव है। और सबसे बड़ा सबूत, आज भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। 2008 के मुकाबले आज दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा की तरफ तेजी से मुड़ चुकी है। इसलिए आज तेल का महंगा होना उतना घातक नहीं है जितना 20 साल पहले हुआ करता था। यह महाविनाश नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक नया संतुलन है। चैप्टर 5 $48 ट्रिलियन का कर्ज, महाविनाश या सिर्फ नंबर। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम उस सच का सामना करने जा रहे हैं जो दुनिया की रातों की नींद उड़ा रहा है। दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का कुल फेडरल कर्ज $38.4 ट्रिलियन को पार कर चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 38 ट्रिलियन से भी ज्यादा। यह कर्ज अमेरिका की कुल कमाई यानी जीडीपी का 124% है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। जरा सोचिए, 1925 में यह कर्ज सिर्फ $381 बिलियन था। आज यह 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। खतरा सिर्फ आज का नहीं है, भविष्य और भी डरावना है। अनुमान है कि 2055 तक यह कर्ज जीडीपी का 156% हो जाएगा। अगर दुनिया का भरोसा अमेरिकी डॉलर से टूटा तो एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा कि शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। क्या हम एक ऐसे बम पर बैठे हैं जिसकी घड़ी टिक टिक कर रही है? लेकिन क्या वाकई हमें पैनिक बटन दबाने की जरूरत है? चलिए अब असली पिक्चर देखते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि कर्ज बढ़ गया, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पिछले 100 सालों में अमेरिका की जीडीपी भी हजारों गुना बढ़ी है। असली खेल अमाउंट का नहीं, रेशियो का है। अमेरिका के पास 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो उसे डूबने नहीं देंगे। पहला, डॉलर आज भी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। दुनिया का तेल हो या व्यापार, सब डॉलर में होता है। संकट के समय लोग आज भी अमेरिकी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित ठिकाना यानी सेफ हेवन मानकर खरीदते हैं। दूसरा, अमेरिका अपना पैसा खुद प्रिंट कर सकता है, इसलिए उसके डिफॉल्ट होने का चांस लगभग 0 है। और तीसरा, जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं का कर्ज उनकी जीडीपी का 250% से ज्यादा है, फिर भी वे शान से चल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? चैप्टर 6, भारत की ताकत। अब सवाल आता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहां अमेरिका 124% के कर्ज में डूबा है, वहीं भारत की केंद्र सरकार का कर्ज उसकी जीडीपी का मात्र 56 से 57% है। अगर राज्यों को भी मिला लें तो यह 80 से 82% के आसपास बैठता है। यानी हम अमेरिका से कहीं बेहतर और सुरक्षित स्थिति में हैं। भारत का लक्ष्य है 2031 तक इसे 50% पर लाना। एक हलचल शुरू हो चुकी है जिसे हम डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। दुनिया के कई देश अब डॉलर से दूरी बना रहे हैं और सोने यानी गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। अगर लंबे समय में अमेरिका ने अपने टैक्स और खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो 10-20 साल बाद डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका मजबूत है और भारत अपनी मजबूत फिस्कल हेल्थ के साथ इस वैश्विक तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चैप्टर 7, कंक्लूजन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह मुद्दा नजर रखने वाला तो है, लेकिन अभी पैनिक करने वाला नहीं। मंदी की आहट है, कर्ज का बोझ है, लेकिन भारत जैसे बढ़ते हुए देश के पास इस चुनौती को अवसर में बदलने का दम है। आपको क्या लगता है, क्या यह कर्ज कभी चुकाया जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप डाइव रिसर्च पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले थ्रिलर एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।